जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सिंह परिहार स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल आरंभ एजुकेशन हब पर। जैसे कि अपनी कंटिन्यू सीरीज आ चुकी है और इस सीरीज को अपन आगे बढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट टॉप। अपन वहाँ पर जो अपने अधिकार दिए गए थे, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य की हमने इसके पहले जो वीडियो देखी थी उसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। आगे की जो वीडियो अपन देखना चाहते हैं उसको पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसमें अपन ने 3 पार्ट बता चुके थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को लेकर एक क्लियरेंस भी दे चुका था कि संपत्ति का अधिकार उसको कानूनी अधिकार के तहत दर्जा दिया जा चुका है, ठीक। तो आगे का सेशन देखिए। जो चौथा है आपको उसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य में दिए गए हैं और जो कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आते हैं। तो आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं उनके बारे में भी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए आर्टिकल 25 बोलता है धर्म को मानने, आचरण, प्रचार, धर्म को मानने, आचरण और उसके प्रचार के लिए। आर्टिकल 25 हमारा जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का, हमारे धर्म को मानना, ठीक है ना। किसी के ऊपर हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करना, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख के धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, किसी प्रकार का, किसी का जो भी धर्म है वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व, पूरे देश, पूरे कहीं भी 206 देशों में कहीं भी जाकर कर सकता है। ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है कि वो अपने भारत देश में भी अपने आचरण और प्रचार को कर सकता है। जैसे कि आपको बता दो, सिखों का पाग पहनना होता है, कृपाण लेना होता है, यह भी इसके तहत आर्टिकल 25 के तहत शामिल किया गया है। कई बार क्या होता है, वो जो हेलमेट की जगह पर वो पाग पहन लेते हैं तो भी उनको उस जगह पर छूट का प्रावधान है, ठीक है। तो यहाँ पर पाग पहनना है, बाइक या हेलमेट की जगह पर भी उसमें छूट के प्रावधान पर सम्मिलित किया गया है, ठीक। इसके अलावा था आर्टिकल 26 धार्मिक प्रबंधन के अनुरूप अपने धर्म को चलाने के लिए किस प्रकार से उसमें अपने धर्म को एक अनुयायी बनाने के लिए आप इसके पहले बता दिया कि जगह जगह आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म को एक नया रूप, नया प्रबंधन के रूप में एक उसको एक ढालने के लिए जो भी उसमें सुख सुविधाएं हो सकती हैं, जो भी जितना भी आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वह आर्टिकल 26 में आता है। आर्टिकल 27 धार्मिक कार्यों को संपोषित मतलब होता है कि किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसमें जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, एक समुदाय होता है, चैरिटी टाइप में होती है, उसमें वो जाके दान कर देते हैं, तो वो जो दान कर दिया हुआ पैसा उसमें कोई टैक्स नहीं लगता, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो ये संपोषित होता है अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कई करोड़ों रुपए, लाखों रुपए दान कर देते हैं ताकि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ सके और उसमें किसी प्रकार की कोई टैक्स नहीं होता। यह आर्टिकल 27 कहता है दोस्तों। इसके बाद है आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28 में यह कह गया कि प्रत्येक जनता को अपनी धार्मिक शिक्षा, उपासना और एजुकेशन फील्ड पर प्रत्येक जनता जो कि किसी धर्म है, अगर हिंदुओं की बात कह दी जाए तो हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में और सिख गुरुद्वारे में, ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार किसी भी क्षेत्र पर कर सकते हैं, जा सकते हैं, अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं, लोगों के बारे में एजुकेशन के माध्यम से भी इनके बारे में बताया जा सकता है, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो और चाहे वो सिख धर्म हो, ठीक है, या फिर उनके ग्रंथ हो, ठीक। और इन सब चीजों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अगला आता है आपका नेक्स्ट मौलिक अधिकार होता है संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक के लिए है, ठीक। तो थोड़ी इसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। यह अधिकार जो आपको दिया गया है, इस अधिकार के माध्यम से यह अधिकार केवल ऐसे लोगों को दिया गया है जो अल्पसंख्यक है, मतलब जिनकी संख्या कम है। अल्प मतलब कम, संख्यक जिनकी संख्या कम है उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं और जिनकी संख्या ज्यादा उन्हें बहुसंख्यक कहते हैं। तो यह जो आपको 5वां मौलिक अधिकार दिया गया है, जो कि आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है, वह केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, ना कि बहुसंख्यकों के लिए। तो आगे देख लेते हैं अपन। यह पहला आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 यह कहता है कि इसमें जो अल्पसंख्यक है वो अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से है अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं और बहुत सारी चीजें विकास कार्य कर सकते हैं।
इसके अलावा आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी प्रावधान। अल्पसंख्यक की शिक्षा संबंधी प्रावधान यह है कि अल्पसंख्यक अपने धर्म को, अपने वजूद को अपने शिक्षा के माध्यम से बचाने के लिए भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो आप देखेंगे मकबरे, मकतब्य, जो स्कूल खोले जाते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम इलाका होता है वहाँ पर भी जहाँ पर अपने धर्म के बारे में बताया जाता है। जैसे मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए तो सरस्वती विद्यालय, गुरुकुल, जितनी भी सब चीज़ें हैं, और ईसाइयों के लिए अलग, ठीक, सिखों के लिए अलग। तो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपने तरीके से कर सकते हैं, यह आर्टिकल 30 कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 31 मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आया नहीं है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्रॉस चेक किया, संपत्ति का अधिकार जो कि एक कानूनी अधिकार बन चुका है, तो यहाँ पर हम इसे अपने मौलिक अधिकार में ऐड नहीं करेंगे। ये तो केवल आपको याद करने के लिए कि भाई 30 के बाद 31 कहाँ गया सर, तो मैंने आपको हिंट करने के लिए बता दिया। इसके बाद आता है आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद जो 32 वह कहता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं जब उनका हनन होने लगे, दुरुपयोग होने लगे, तो उन मौलिक अधिकारों के तहत हम उन अधिकारों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। और यह कहता है आर्टिकल 32, और इसी को ही आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा के नाम से भी कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रिट है, रिट को लाने के एक प्रावधानिक था कि रिट क्या है, कैसे आते हैं, क्या है रिट, इनके बारे में मुझे जानकारी आपको बताई थी। तो आपको बता दो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, और वो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको अनुच्छेद 22 याद आ गया। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को जब आप गिरफ्तार करने जाते हैं तो उस गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है, और उसका आने जाने का जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आने जाने का जो उसमें टाइम है उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को अगर पकड़ के लाते हैं तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि आर्टिकल 22 में है। दूसरा होता है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है आदेश, किसी व्यक्ति को हम आदेश देते हैं। जहां पर परमादेश का मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स से है, जो भी सरकारी अधिकारी हैं, जो है अपने नियमों को पूर्ण रूप से, पूर्ण सुचारू रूप से अपने नियम, अपने कानून को फॉलो नहीं करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो सरकार उन्हें उनके पद से हटा सकती है। यू मे बी डिसमिस, ठीक। तो परमादेश मतलब आदेश, सरकार अगर किसी को आदेश देती है तो वह कुल मिला के यहाँ पर इनको हटाने का आदेश ही, अगर वो सरकार की बातों को नहीं मानते तो उसे हम हटा सकते हैं। तीसरा होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध एक ऐसा है जहां पर अधिकारों के क्षेत्र से कार्यभार में समझा देता हूं। प्रतिषेध का मतलब है जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों का ही एक लेवल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जो कार्य हाई कोर्ट नहीं करते वो कार्य कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और जो कार्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं करते वो कार्य कौन करता है? हाई कोर्ट। तो ये जो तीनों का एक लिंक बना हुआ है, जो एक पिरामिड का जो एक स्ट्रक्चर मोमेंटम बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो जब अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाए, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई एक मामला आता है, वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है, तो उसे कौन ग्रहण कर लेगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जब अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएगा उसको कौन ग्रहण कर लेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सीधी सी बात है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वह सर्वमान्य होगा। इसके अलावा था उत्प्रेषण, वही कहानी है, बस लंबित मुकदमे जो हैं वह हमारे ऊपर भेज दीजिए, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब इन दोनों का कनेक्शन प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों का एक है। लंबित मुकदमे मतलब लंबे समय से वो चल रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वह मतलब बहुत दिनों से लंबित पड़े हुए हैं, ठीक। तो उसके लिए आप अगर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कार्य नहीं हो पा रहा तो उसे आप हाई कोर्ट में दे दीजिए। हाई कोर्ट में नहीं हो पा रहा तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट पर सेशन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आता है अधिकार प्रक्षालेख। ये 5वां रेट है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार प्रक्षालेख।
अब आपको बता दूं कि ये थोड़ी लैंग्वेज जो आपको लग रही है कि थोड़ी टफ है लैंग्वेज, तो चलो आपको बता दूं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय पर जो 90% थे, 90% ही बोलूँगा मैं, 90% वकील थे, वकालत। आपको पता है कि जो कानून की भाषा है वो कितनी लैंग्वेज टफ होती है, ठीक है। तो वही लैंग्वेज बहुत सारे यहाँ पर जो लैंग्वेज जो भाषा की हुई, अधिकार रक्षा लेख, ठीक, तो परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये वकालत की लैंग्वेज है, ये कानून की लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सार्वजनिक स्तर पर बैठे अधिकारियों की योग्यता की जांच करना। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होता है कि एक अधिकार क्षेत्र में अगर कोई कलेक्टर है, अगर वो बैठा हुआ है पोस्ट पर, तो वहां पर उसकी योग्यता की जांच करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट या उस राज्य की राज्य सरकार पर होता है कि वो उस पद के योग्य है भी या नहीं, और इसे कहते हैं अधिकार रक्षा लेख। तो जैसा कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है, कई मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये छूट जाते हैं, तो इसके बारे में अपन आज डिस्कशन कर लेते हैं। और पहला इसमें आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 क्या कहता है, आर्टिकल 33, हालांकि इससे कोई रिलेशन नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन जो छूट जाते हैं उसकी वजह से है। आर्टिकल 33, इसमें संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। ये कुछ ऐसे कानून हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे सेना, सशस्त्र बल, खुफिया, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, रॉ, इनके लिए ये कानून बनाए जाते हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का नियंत्रण किया जाता है ताकि मौलिक अधिकारों का हनन ना हो सके, यही है आर्टिकल 33। और इसमें कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, संसद को होता है। इसमें सेना आपकी, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, इसके अलावा जितने भी सेनाएं आती हैं, सशस्त्र बल जो भी आपके पुलिस कार्य कर रहे हैं उनके लिए, इसके अलावा खुफिया एजेंसी, आईबी हो गई, सीबीआई हो गई, रॉ एजेंसीज हो गई, इनके लिए जो मौलिक अधिकार और नियंत्रण बनाते हैं, कौन बनाती है, कानून, और किसके तहत, आर्टिकल 33 के तहत। इसके बाद आता है आर्टिकल 34, इसमें जो कानून बनाते हैं वो भी संसद के माध्यम से बनाती है। अब इसमें क्या होता है, मार्शल लॉ, राष्ट्रपति शासन को अगर हटाया जाए तो दूसरे सेगमेंट पर नाम आता है सैन्य कानून। कई बार सत्ता परिवर्तन के लिए सेना भी, कई बार पाकिस्तान में भी देखा होगा, ठीक है, तो परवेज मुशर्रफ उन्होंने भी इन सब चीजों को चेंज किया, तो वहां पर सैन्य कानून, तो जब सैन्य कानून लागू होता है तो हमारे यहाँ पर कुछ मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी जाती है, और यह आर्टिकल 34 कहता है। और इस कानून को भी, इस सैन्य कानून को या मार्शल लॉ को बनाने का भी अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। इसके अलावा आर्टिकल 35, संसद के पास कानून बनाने का अधिकार। फाइनली मेंशन, ये सारे कानून कौन बना सकता है, केवल संसद। तो ऑलरेडी है, लेकिन कुछ यहाँ पर चीजों का मेंशन किया गया है। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और है कि आर्टिकल 352 जिसे अपन राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, ये कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसके लिए आप क्या, तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में अनुच्छेद आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार निरस्त किए जा सकते हैं या समाप्त किए जा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का मौलिक अधिकारों का वीडियो। जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।